नमस्कार दोस्तों। आज हम न्याय दर्शन के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं। भारतीय दर्शन में 6 प्रकार के दर्शन माने गए हैं, जिसमें कि न्याय का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जब भी हम न्याय की बात करते हैं तो हमारे जहन में जो सबसे पहली बात आती है वह यह आती है कि न्याय का अर्थ जस्टिस होता होगा। न्याय का अर्थ होता होगा कोर्ट, वकील, जज, ये सब न्याय के अर्थ होते होंगे। और भारतीय दर्शन में न्याय की यह मानक परिभाषा नहीं है। भारतीय दर्शन के अंतर्गत जब हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय का अर्थ होता है वह ज्ञान जो हमें इस संसार के सभी तत्वों का ज्ञान कराए। तत्व मतलब प्रत्येक वस्तु के मूल में जो छिपी मूल बातें हैं, मूल ज्ञान है, मूल सत्य है, उसका जो दर्शन कराए वो न्याय दर्शन है। और इसीलिए न्याय दर्शन महत्वपूर्ण हो जाता है। न्याय दर्शन ने प्रमाणों के ऊपर बहुत सारा काम किया है। किसी भी सत्य को जानने के लिए प्रमाण एक महत्वपूर्ण साधन होता है। बिना प्रमाण के सत्य को नहीं जाना जा सकता। उदाहरण के लिए आपके ऊपर एक आरोप लगता है कि आपने किसी एक व्यक्ति का खून किया है। अब जब आप न्यायाधीश के सामने जाते हैं तो न्यायाधीश आपसे यही प्रश्न करता है कि क्या प्रमाण है कि तुमने खून नहीं किया है, अपने आप को साबित करो। अब आप चिल्ला के कह रहे हो जज साहब मैंने खून नहीं किया है, जज साहब मैंने खून नहीं किया है। पर जज अपनी बातों पर अड़ा हुआ है, वो कह रहा है प्रमाण दो, कैसे मान लो तुमने खून नहीं किया है। तो आप प्रमाण देंगे कि जिस समय ये खून हुआ उस समय मैं यहाँ नहीं था, मैं गोवा के किसी क्लब में डांस कर रहा था और ये रहा उस क्लब की टिकट। तो जो टिकट है वो प्रमाण है। और ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। लेकिन जब न्याय की हम बात करते हैं तो विश्व के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, विश्व के अंदर जितने भी तत्व हैं, वो सबको अपने अंदर समेटने की बात करता है। वो सब के तत्वों को जानने की बात करता है। और इस तत्व को जानने के लिए आवश्यक है कि हम प्रमाणों पर विचार करें। और न्याय दर्शन का जो पूरा ध्यान है वो प्रमाण के ऊपर ही है। तो 4 प्रकार के प्रमाण वैसे तो न्याय ने माने हैं। एक तो है प्रत्यक्ष, एक है अनुमान, एक उपमान और एक है शब्द। ये 4 प्रकार के जो न्याय हैं, प्रमाण है, न्याय दर्शन ने माने हैं। तो न्याय दर्शन को जब हम पढ़ेंगे, हालांकि महर्षि गौतम एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने दृष्टि से सत्य को जानने का प्रयास किया था, तो उन्होंने अपने तरीके से इसको समझने के लिए किताब लिखी सूत्र के रूप में। उस किताब का नाम है न्याय सूत्र। तो जिस व्यक्ति को न्याय दर्शन के बारे में बेहद जानकारी चाहिए होगी वो न्याय सूत्र पढ़ सकता है। लेकिन जो आम विद्यार्थी हैं, जो कि आम व्यक्ति हैं, उनको केवल एग्जाम से मतलब है, जिनको केवल एक परीक्षा पास करना है, उसके लिए जो सिलेबस में न्याय की जानकारी दी गई है, जो सिलेबस में न्याय के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है, उतना ही जानेंगे तो पर्याप्त रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं इसको। पहला है न्याय दर्शन। अब इसमें पाठ्यक्रम में क्या क्या जरा इसको देख लीजिए। पहला है पदार्थ सिद्धांत। पदार्थ का मतलब क्या है मैं आगे बताऊंगा। फिर है आभास सिद्धांत, फिर है प्रमाण सिद्धांत, फिर है आत्मा, फिर है मुक्ति, फिर है परमात्मा, फिर परमात्मा के अस्तित्व के प्रमाण क्या है, फिर है कार्य कारण भाव का सिद्धांत, और फिर है सृष्टि का परमाणुवादी सिद्धांत। ये जो है आपके न्याय वैशेषिक दोनों इसमें सम्मिलित है। मैंने आपको पूर्व में भी बताया है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी उसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर 6 दर्शन है तो न्याय और वैशेषिक जिस प्रकार से अलाइड सिस्टम का हिस्सा है, अलाइड सिस्टम का मतलब दोनों को साथ साथ ही पढ़ा जाना चाहिए, समान तंत्र के हिस्सा है ये। न्याय वैशेषिक एलाइड सिस्टम का हिस्सा है, वैसे सांख्य और योग है, तो फिर वैसे मीमांसा और वेदांत है। ये सब एलाइड सिस्टम है, समान तंत्र के हिस्से हैं। इसलिए जब यूपीएससी भी अपने सिलेबस को डिफाइन करता है, परिभाषित करता है, तो उसमें वो न्याय और वैशेषिक को साथ साथ पढ़ने की सलाह देता है। और इसलिए इसका सिलेबस भी आप देखो तो इसमें न्याय के भी चैप्टर्स मिले हुए हैं और इसमें वैशेषिक के चैप्टर्स भी मिले हुए हैं। ये पाठ्यक्रम है। अब अगर हम प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अभी चूंकि हम न्याय दर्शन की बात कर रहे हैं तो केवल हम न्याय से संबंधित प्रश्नों को ही उठाएंगे। जैसे कि 2021 में पूछा है क्या बीज में वृक्ष अंतर्निहित होता है, न्याय वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में विवेचना की थी। तो हम वैसे तो सांख्य जिस व्यक्ति ने पढ़ा है, हम सांख्य में चर्चा कर चुके हैं सत्कार्यवाद के बारे में और असत्कार्यवाद के बारे में, दोनों की चर्चा हमने सांख्य में कर रखी है। जिस व्यक्ति को इस प्रश्न का उत्तर लिखना है या चाहिए
तो सांख्य दर्शन का वीडियो जाकर के देखें, उसमें आपको इसका उत्तर मिल जाएगा सत्कार्यवाद में। उसमें मैंने विपरीत आलोचना के रूप में असत्कार्यवाद का भी जिक्र कर दिया है। हालांकि असत्कार्यवाद न्याय दर्शन से जुड़ा हुआ है, लेकिन मैंने उसको सांख्य में कर दिया था क्योंकि वहाँ आवश्यक था। जिस व्यक्ति को देखना है जाकर के इसका उत्तर, वो सांख्य में जाकर के देख सकता है। दूसरा है, न्याय के संदर्भ में आप्त पुरुष द्वारा दिए गए परामर्श के रूप में शब्द के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पे शब्द के बारे में पूछ रहा है। मैंने आपको 4 प्रमाण अभी बताए हैं। पहला मैंने आपको बताया है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा बताया है मैंने अनुमान प्रमाण, तीसरा मैंने आपको बताया है शब्द प्रमाण, और चौथा आपको बताया है उपमान प्रमाण। इसको कभी कभी अनुमिति भी कह देते हैं, इसको शब्द को शाब्द भी कह देते हैं, और उपमान को कभी कभी हम उपमिति भी कह देते हैं। न्याय दर्शन के अंदर ये शब्द है। तो हम इसके बारे में व्याख्या करेंगे कि आप्त पुरुष क्या होता है और शब्द के स्वरूप की व्याख्या कैसे आप्त पुरुषों के द्वारा होती है। इस शब्द प्रमाण में हम डिस्कशन करेंगे। 4 प्रमाण है, उसमें हिस्सा है। इसके बाद समवाय के लक्षण के रूप में अयुत सिद्धांत एक अनिवार्य उपाधि है अथवा पर्याप्त उपाधि वैशेषिक दर्शन के संदर्भ में। अब लिखा ही है वैशेषिक दर्शन, तो ये वैशेषिक दर्शन का प्रश्न है। जब मैं वैशेषिक पढ़ाऊंगा तब इसकी चर्चा करेंगे। तीसरा है असत्कार्यवाद, उसमें जो सिद्धांत है अन्यथा सिद्ध और अनन्यथा सिद्ध की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। देखेंगे हम सांख्य में, मैंने इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया है, पर होगा तो हम जब असत्कार्यवाद पढ़ेंगे न्याय दर्शन के अंदर तब इसका भी डिस्कशन कर लेंगे। फिर हम बढ़ते हैं आगे। अन्यथा ख्याति की व्याख्या करने में ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष की भूमिका क्या है। अब यहाँ पे 3 प्रकार के प्रत्यक्ष हैं। एक तो है सामान्य लक्षण, एक है ज्ञान लक्षण और एक है योग लक्षण। तो ये 3 क्या है, हम इसके बारे में जानकारी ले लेंगे जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी मैं केवल और केवल आपको प्रश्न दिखाता जा रहा हूँ। ये सब जितना भी चीज़ मैं भी आपको प्रश्न दिखा रहा हूँ, इसको बाद में सॉल्व करने की आप स्थिति में हो या नहीं मेरे पढ़ाने के बाद, वो भी चेक करेंगे। इसलिए मैं केवल प्रश्न दिखा रहा हूँ। अभी ये मान कर चल रहा हूँ कि आप कुछ नहीं जानते हैं, मैं भी मान के चल रहा हूँ मैं भी कुछ नहीं जानता हूँ, है ना। हम दोनों साथ साथ पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे, पढ़ने के पश्चात हम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्थिति में है या नहीं, ये बहुत महत्व रखेगा तब। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, न्याय दर्शन में प्रतिपाद वैध हेतु, वैलिड हेतु की उपाधियों की व्याख्या कीजिए। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2017 में पूछा गया है ये। वैध हेतु क्या है, वैलिड हेतु क्या है। हेतु क्या होता है हम देखेंगे। अनुमान प्रमाण के अंदर हेतु हम पढ़ेंगे, प्रतिज्ञा पढ़ेंगे, हेतु पढ़ेंगे, पक्ष पढ़ेंगे, साध्य पढ़ेंगे, उपनय पढ़ेंगे, निगमन पढ़ेंगे। ये सारे हम अनुमान के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हेतुआभास पढ़ेंगे। हेतुआभास क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न भी इससे यूपीएससी ने पूछ रखा है। इसके अलावा हम देखें तो प्रत्यक्ष की प्राचीन न्याय परिभाषा की व्याख्या कीजिए और इस परिभाषा को परिवर्तित न्यायिकों द्वारा क्यों अपर्याप्त माना गया, इस पर चर्चा करेंगे। तो प्रत्यक्ष की, ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसका प्राचीन परिभाषा क्या है। प्राचीन मतलब न्याय के 2 भाग है, एक तो प्राचीन न्याय है और एक दूसरा जो है वो नव्य न्याय है। जब हम पढ़ेंगे आगे तो हम सबके बारे में विस्तार से बात करेंगे। अभी केवल और केवल क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेते हैं पहले एक बार। तो प्रत्यक्ष की प्राचीन और न्याय परिभाषा की व्याख्या कीजिए। इस परिभाषा को परिवर्तित न्यायिकों द्वारा क्यों अपर्याप्त माना गया है, ये देख लीजिए। फिर अभाव को एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में स्वीकार करने से संबंधित तर्क पर न्यायिकों ने अपनी सहमति कैसे दी, व्याख्या कीजिए। तो अभाव जो है ना, ये वैशेषिक दर्शन का हिस्सा है, ये वैशेषिक दर्शन का हिस्सा है अभाव, ठीक है। लेकिन बाद में चल करके नव्य न्याय वालों ने भी 4 प्रकार के और प्रमाण माने हैं। 4 तो पहले से ही थे, प्राचीन न्याय ने जो माने थे, फिर 4 अलग से नव्य न्याय वालों ने दिया, तो वो 4 अलग से दिया था उन्होंने। अभाव था, इतिहास था और कुछ था, 2 और थे, मैं आगे देख लूँगा इसको। फिर प्रमाणवाद पर न्याय मीमांसा दर्शनों में वाद विवाद की व्याख्या कीजिए। प्रमाणवाद क्या है कि प्रमाण पे विचार किया जाता है इसमें कि किस प्रमाण के आधार पर स्वतः प्रमाण क्या है और परता प्रमाण क्या है। स्वतः प्रमाण का मतलब क्या होता है कि कौन सा स्वयं पर निर्भर है, कौन सा प्रमाण ऐसा है जिसे किसी अन्य के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और परता प्रमाण का मतलब है कि जिस प्रमाण को किसी अन्य की आवश्यकता पड़े, निर्भर हो जिस पर प्रमाण, वो परता प्रमाण ही है। तो जब हम मीमांसा दर्शन पढ़ेंगे तब उसमें प्रमाण विचार सबसे ज़्यादा पूछा गया है, तब हम न्याय की तुलना कर देंगे। फिर हम आगे बढ़े तो क्या अन्यथा ख्यातिवाद सिद्धांत दोष का पर्याप्त स्पष्टीकरण करता है, व्याख्या कीजिए। अन्यथा ख्यातिवाद सिद्धांत क्या है, देख लेंगे ये भी। अन्यथा ख्यातिवाद ये भ्रम विचार है। फिलॉसफी के अंदर आप भ्रम विचार पढ़ेंगे, उसमें जैसे कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग देता है। कोई आत्म ख्याति कहता है, कोई अन्यथा ख्याति कहता है, कोई अनिर्वचनीय ख्याति कहता है। तो हम सब के बारे में डिस्कशन कर लेंगे, टेंशन मत लीजिए किसी भी बात का, केवल आप सुनते रहें। और इस जितना भी बातें मैं कह रहा हूँ इसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा यूपीएससी के ऑप्शनल में फिलॉसफी का, जिसको हमने इतना कठिन विषय बना के रखा है, जिसका आप जवाब ना दे पाए। इसके अलावा हम आगे देखें तो किसी वस्तु के अभाव को न्याय दर्शन एवं मीमांसा दर्शन में कैसे जाना जाता है, उसका विवेचन कीजिए। तो अभाव है, तो अभाव को न्याय दर्शन में कैसे माना गया है। हालांकि ये न्याय दर्शन में बोला तो गया है
अभाव न्याय के द्वारा सिद्धांत है, और अब वैशेषिक में इसकी चर्चा करेंगे। और मैंने बताया है न्याय और वैशेषिक एक ही एलाइड सिस्टम के हिस्सा है, तो जो वैशेषिक में लिखा है अगर उसको आप न्याय दर्शन में भी अभाव लिख देंगे, अभाव का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु का ना होना ही अभाव होता है, किसी वस्तु की उपस्थिति भाव है। तो अभाव और भाव क्या है इसकी चर्चा हम विशेष रूप से करेंगे न्याय दर्शन में, मीमांसा दर्शन में भी करेंगे। न्याय दर्शन में अलौकिक प्रत्यक्ष को स्वीकार करने के दार्शनिक निहितार्थों को उद्घाटित कीजिए। अब देखिए प्रत्यक्ष जो होता है ना, ये दो प्रकार के हैं, आगे मैं बताऊंगा। एक तो होता है लौकिक प्रत्यक्ष, एक होता है अलौकिक प्रत्यक्ष। फिर अलौकिक प्रत्यक्ष में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, निर्विकल्प होता है, सविकल्प होता है, योगज होता है, 3 प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं। तो वो सब हम डिस्कशन कर लेंगे आगे प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत। फिर किसी कथन के प्रमाणीय ये वैध सत्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इस संदर्भ में परतः प्रमाण्यवाद के सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। अब प्रमाण्यवाद में ये परतः प्रमाण्यवाद है जो कि मीमांसा दर्शन का हिस्सा है। पता नहीं क्वेश्चन को सेट कर दिया गया है इधर, लेकिन जब मीमांसा दर्शन में पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन का हम उत्तर देंगे। फिर समवाय क्या है, ये वैशेषिक दर्शन का है। समवाय, ये समवाय जो है ये वैशेषिक दर्शन का है। फिर व्याप्ति की न्याय संकल्पना का विश्लेषण कीजिए और तर्क के साथ इसके संबंध का परीक्षण कीजिए। व्याप्ति, अनुमान के लिए व्याप्ति होना बहुत जरूरी है। व्याप्ति का मतलब होता है दो वस्तुओं के बीच आवश्यक और सामान्य संबंध को हम व्याप्ति कहते हैं। दो वस्तु के बीच जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है उसको हम व्याप्ति कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें उदाहरण के लिए कि आग और धुएं के बीच का जो संबंध है हम उसको व्याप्ति संबंध कहते हैं, कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ आग होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि जहाँ धुआं नहीं होगा वहाँ आग नहीं होगी, जहाँ धुआं नहीं होगा वहाँ आग हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि व्याप्ति होने के लिए आवश्यक है कि जहाँ जहाँ धुआं होगा वहीं वहीं आग होगी। तो दो वस्तुओं के बीच जो आवश्यक और सामान्य संबंध है ना, इसको हम व्याप्ति कहते हैं। तो हम आगे व्याप्ति के 6 प्रकार माने गए हैं, कौन कौन से हम इस पर डिस्कशन करेंगे आगे। जीवात्मा के अस्तित्व के लिए न्याय वैशेषिक के तर्कों का परीक्षण कीजिए। जीवात्मा, हमारी आत्मा की बात हो रही है, तो आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि के लिए न्याय ने क्या प्रमाण दिए इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम प्रमाणवाद की तरफ चलते हैं। प्रमाणवाद के सिद्धांत पर मीमांसा और न्याय दर्शन के मतों का विवेचन करना है। आप इनमें से किसको उपयुक्त मानते हैं, अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए। देंगे तर्क। ईश्वर विचार है न्याय दर्शन का क्या, न्यायिकों द्वारा ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में दिए गए तर्कों में क्या आप कोई अपूर्णता पाते हैं, अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। देंगे ईश्वर विचार। इस ईश्वर के ऊपर सबसे जो कड़ा प्रहार किया है वो बुद्ध ने किया, इसकी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो बुद्ध के प्रहार से न्याय दर्शन का ईश्वर पूरी तरीके से ढह गया था। और हमारे जो वैदिक दर्शन है, अगर वैदिक दर्शन को मैं महल मान लूँ तो इसका जो खंभा है वो न्याय दर्शन है। क्योंकि ये जो चारों प्रमाण दिए थे उसमें जो शब्द प्रमाण है उस पर काफ़ी गंभीर चिंतन किया है महर्षि गौतम ने। और उस शब्द प्रमाण के माध्यम से श्रुतियों में जो बातें की गई थी वेदों के संदर्भ में, उस वेद की सत्ता को प्रमाणित करने का प्रयास किया गौतम ने। लेकिन जब भगवान बुद्ध का जन्म होता है तो किस प्रकार से उन्होंने वेदों की सत्ता को तोड़ा, और उसको तोड़ने के लिए जरूरत था कि सबसे पहले खंभे को ही गिराया जाए, और वो खंभा था न्याय। तो न्याय को किस तरीके से तोड़ा है, खंडित किया है गौतम बुद्ध ने, इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। फिर हम बात करते हैं स्वतः प्रमाणीवाद के बारे में। न्यायिकों की आलोचना में मीमांसक स्वतः प्रमाणीवाद की रक्षा कैसे करते हैं, विवेचना कीजिए। तो स्वतः प्रमाणवाद की रक्षा करेगा मीमांसक न्याय के जो तर्क है उससे। तो देखेंगे क्या है ये। क्या गुणताओं का द्रव्य के बिना कोई अस्तित्व हो सकता है, नया बुद्धवाद विवाद के प्रकाश में अपने मत का प्रमाणित कीजिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या गुण के बिना कोई द्रव्य का अस्तित्व हो सकता है क्या। जैसे कि द्रव्य का उदाहरण से समझो आप, जैसे आपके पास फोन पड़ा हुआ, मोबाइल पड़ा हुआ है, तो मोबाइल के गुण क्या है कि मोबाइल को आप छू सकते हो, स्पर्श उसके गुण है। दूसरा, मोबाइल को आप देख सकते हो तो रूप उसके गुण है। मोबाइल को नीचे जोर से पटको तो आवाज़ करेगा, तो शब्द भी उसके गुण है। तो मोबाइल को अगर मैं द्रव्य मान लेता हूँ तो ये द्रव्य, इसके ये गुण है। तो यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि ये जो द्रव्य है, ये द्रव्य क्या गुण के बिना भी अस्तित्व हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर है क्या न्याय मीमांसा में असाधारण प्रत्यक्ष के अभिप्राय को प्रारंभ करने के कारणों का स्पष्ट कीजिए। असाधारण प्रत्यक्ष का मतलब भाई अलौकिक प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष के 2 प्रकार मैंने ऊपर भी बताया ना, एक लौकिक है, एक अलौकिक है। तो उसमें से ये जो प्रत्यक्ष है इसके बारे में हम जिक्र करेंगे आगे, उसी के बारे में आने वाला है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं।